नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बुधवार को उत्तराखंड में पार्टी के महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया और पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में एक साथ चलाए जाने वाले महासंपर्क अभियान की जानकारी दी। और वहीं मदन कौशिक ने कहा कि 1 लाख कार्यकर्ता अभियान से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे और इस अभियान के तहत लोगों से संपर्क साधा जाएगा और यह अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। और इसके साथ ही महासंपर्क अभियान बुधवार को राज्य के अन्य जिलों से भी शुरू कर दिया गया है। और वहीं उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के 11 नवंबर से धुआंधार दौरे शुरू हो जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे और वो कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में प्रवास कर सकते हैं। और इस महीने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए और जिनकी पार्टी जल्द घोषणा कर देगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रम पर मंथन हुआ और देशांत तक चली बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए और तय हुआ कि 11 नवंबर से पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी से प्रभारी चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी फील्ड में उतरेंगे और वह प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हुई बैठक के बिंदुओं पर विचार हुआ और वहीं केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम तय किया गया। और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों से भी बीजेपी के हक में आकर मतदान करने की रणनीति तैयार की और इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से पार्टी प्रवासियों से उत्तराखंड आकर चुनाव में शामिल होने का अनुरोध किया जाएगा। अब वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को भाती हत्याकांड मामले में बाइज्जत बरी कर दिया और कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया और सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी। और वहीं यूपी का यह बेहद चर्चित मामला था और जब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। और वहीं 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मामले में पूर्व सांसद धर्मपाल यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह को आरोपी बनाया गया था। और 15 फरवरी 2015 को कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और तब से वो देहरादून जेल में थे और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और इस साल कोर्ट से डीपी यादव को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 3 बार शॉर्ट टर्म बेल मिल चुकी थी और अन्य आरोपियों की सजा पर अभी निर्णय नहीं आया। और वहीं यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं। और वहीं पिछले महीने नैनीताल हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करण यादव को 1 महीने की शॉर्ट टर्म बेल दी थी। वहीं मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। और वहीं करण यादव ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका लंबे समय से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है और पत्नी की देखभाल के लिए उसे 1 महीने की शॉर्ट टर्म बेल दी जाए। और इस पर कोर्ट ने करण को पत्नी की तीमारदारी के लिए 1 महीने की शॉर्ट टर्म बेल दे दी थी। और वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी और बीते 24 घंटे में राज्य में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 8 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। और वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 150 हो गई, जिनमें सर्वाधिक 101 एक्टिव केस देहरादून के ही हैं और जबकि सोमवार को राज्य में 137 सक्रिय मरीज थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार
मंगलवार को 9,405 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और 6 जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी एक भी मरीज नहीं मिला है। और वहीं अल्मोड़ा में 10, चमोली, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में एक, देहरादून में 5 और हरिद्वार में 2 संक्रमित मिले। और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,966 हो गई है और इनमें से 3,30,263 लोग ठीक हो चुके हैं। और वहीं राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,402 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 96% है और संक्रमण दर 0.22% दर्ज की गई। और मंगलवार को राज्य में 58,660 लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी गई और अब तक राज्य में 74,95,689 लोगों को पहली डोज जबकि 41,17,197 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। और वहीं 18 से 44 वर्ग आयु में अब तक 19,10,525 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। और वहीं कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में पंत दंपत्ति की गिरफ्तारी होने के बाद अब एसआईटी ने अन्य 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जांच में फर्जीवाड़े के असली मास्टरमाइंड समेत 3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे और इनमें पंत दंपत्ति का एक नजदीकी, 2 अधिकारी और एक कारोबारी बताया जा रहा है। और महाकुंभ 2021 में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े मामले में एसआईटी ने शरद और मलिका पंत को घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया और अब पता चला कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड और कोई नहीं है। और वहीं पंत दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद उनसे हुई पूछताछ के बाद 5 अन्य लोगों के नाम भी इस फर्जीवाड़े में सामने आ रहे जिसमें 2 प्रशासनिक अधिकारी और एक कारोबारी भी बताए जा रहे। और वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 5 लोगों के नाम सामने आए जिसमें पूछताछ की जाएगी। और महाकुंभ 2021 में हुए कोरोना जांच घोटाले के बाद नामजद मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के पार्टनर शरद और मलिका पंत को सोमवार की शाम 5:16 पर जेल में दाखिल कराया गया और दंपत्ति को एसआईटी ने नोएडा स्थित उनके आवास से रविवार रात दबोचा था और शरद पंत को बैरक नंबर 2B में रखा गया और वहीं उसकी पत्नी मलिका को महिला बैरक के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और रात के समय अन्य बंदियों के साथ ही दोनों ने खाना खाया। हालांकि पंत दंपत्ति ने अपने साथ बंद अन्य बंदियों से ज्यादा बातचीत नहीं की। और वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जरूर आई है लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और खतरनाक स्तर पर बढ़े प्रदूषण के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और ऐसे में मास्क पहनने और हाथ धोने की आदत को दिनचर्या में शामिल करना ही बचाव का एकमात्र उपाय बताया गया। और मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि इस साल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और तापमान 3 डिग्री के न्यूनतम स्तर तक गिरने की संभावना है। वहीं दीपावली के दौरान पटाखों के कारण हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि ठंड का और प्रदूषण का असर तंत्र पर पड़ता है और कोरोना का वायरस भी सीधा फेफड़ों पर हमला बोलता है और दीपावली के बाद उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ा है। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 वर्ष में गैरसैंण में अवस्थापना विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे और गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी और कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और इस अवसर पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है और ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद वहां शीतकाल में सत्र आयोजित करना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है और इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
गणेश गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है और पार्टी की नीयत पर किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 9 महीने पहले बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से अब तक सीएम से लेकर सीएम तक और मंडल से लेकर आयुक्त तक को तो छोड़ो, एक अदना कर्मचारी भी गैरसैंण नहीं गया। और ऐसे में सरकार की घोषणा पर ही सवाल खड़े हो रहे। दुनिया भर में चीन के लोग अपने अजीबोगरीब खान पान के लिए जाने जाते हैं और कहा जाता है कि चीनी कुछ भी खा सकते हैं। और अब चीन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यहाँ पर लोग बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवा रहे हैं और ये जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि लेकिन ये पूरी तरह से सच है। और आइए जानते हैं कि चीन में आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। चीन में लोग बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन इसलिए लगवा रहे हैं कि ताकि बच्चे की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाए। जी हाँ, चीन में माँ बाप बच्चों को सुपर किड बनाने की आड़ में ये अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। और ये जानकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन चीन में ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। और एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में माँ बाप बच्चों के शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि इससे बच्चों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं खत्म हो रही। और मुर्गे के खून के इंजेक्शन के बारे में कई दावे भी किए जा रहे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इंजेक्शन लगवाने के बाद कैंसर और गंजेपन की समस्या दूर हो सकती है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मुर्गे के खून में स्टेरॉइड पाया जाता है जो बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद में तेज बनाता है। और चीन में बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवाने की होड़ मची हुई है ताकि बच्चों को सुपर किड बनाया जा सके। और इसकी वजह से चीन में चिकन बेबी के क्रेज को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को देखकर दूसरे माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा भी आगे निकल सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं और मिडिल स्कूल के करीब 71% और हाई स्कूल के करीब 81% बच्चों की नजर कमजोर है। चीन हर समय नए नए प्रयोग करके दुनिया भर को चौंकाता रहता है और इस बार भी चीन ने नया प्रयोग करके दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।